नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 1500 एमसीक्यूज सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 27। 26 पहले अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो। क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपन ने 750 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 751 से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 751 है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति अधिकतम कहाँ पर होती है? चुंबकीय अक्ष पर, चुंबकीय ध्रुव पर, चुंबकीय क्षेत्र पर, या बल की चुंबकीय लाइन पर? तो एक चुंबक होती है तो उसकी आकर्षण शक्ति सबसे अधिकतम कहाँ होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताना है, फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय ध्रुव पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक समान और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में कॉइल को स्थानांतरित करने में प्रेरित ईएमएफ को क्या कहा जाता है? एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ, गतिशील प्रेरित ईएमएफ। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फटाफट से बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिशील प्रेरित ईएमएफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक कम्यूटेटर के आसन्न क्षेत्रों से जुड़े किसी कवाइल के शुरुआती तथा समाप्ति के छोरों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। उनको किस रूप में जाना जाता है? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग, या वेव वाइंडिंग? राइट आंसर बताओ क्या होगा इसका। तो दोस्तों, उन्हें जाना जाता है लैप वाइंडिंग के नाम से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, रोशनी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? नैनोमीटर का, दीप्ति मापी का, उपयोगिता मीटर का, या मल्टीमीटर का? तो रोशनी को मापने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीप्ति मापी का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। एक चक्र में किसी एसी के ईएमएफ या विद्युत धारा के सर्वोच्च मान को क्या कहा जाता है? आरएमएस मान, पीक फैक्टर, औसत मान, या शिखर मान? तो उसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे शिखर मान कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, शिविन बरन परीक्षण के दौरान लौह हानि को खालिस्तान माना जाता है? शून्य, स्थिर, एकक, या परिवर्तनीय? तो शिविन बरन परीक्षण के दौरान लौह हानि को क्या माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर माना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा, इंडक्शन मोटर में यदि वायु अंतराल बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा? चुंबकीय धारा बढ़ जाएगी, शक्ति गुणांक कम होगा, ये वह भी दोनों, या बियरिंग घर्षण कम होगा? तो इंडक्शन मोटर में यदि वायु अंतराल बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा? एयर गैप बढ़ाने पर क्या होगा इसमें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वो भी दोनों, अर्थात चुंबकीय धारा भी बढ़ जाएगी और शक्ति गुणांक कम हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, किसी सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थ पीट्स होते हैं? एक, दो, तीन, या चार? कितने अर्थ पीट्स होते हैं ट्रांसफार्मर के लिए? इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन अर्थ पीट्स होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, घरों को बिजली की अपेक्षाकृत कम मात्रा की आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर, बी दे रखा है पावर ट्रांसफार्मर, सी दे रखा है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, डी दे रखा है पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो घरों को बिजली की आपूर्ति के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब ट्रांजिस्टर एक स्विच के रूप में उपयोग होता है जो टर्मिनल ऑन ऑफ स्विच टर्मिनल का कार्य करते हैं, कलेक्टर व बेस, एमीटर व बेस, कलेक्टर व एमीटर, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कलेक्टर व एमीटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए
अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी श्रेणी मोटर को एसी आपूर्ति में जोड़े जाने पर क्या होगा। अगर डीसी श्रेणी मोटर को एसी आपूर्ति से जोड़े जाने पर उसमें क्या होता है। मोटर रुक जाएगी, मोटर जल सकती है, मोटर बिना समस्या चलती रहेगी, या मोटर के बरसों पर स्पार्क होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों अगर डीसी श्रेणी मोटर को एसी आपूर्ति से जोड़ दे तो उसमें मोटर के बरसों पर क्या होगा, स्पार्किंग होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी मोटर के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक है। इनमें से डीसी मोटर के लिए कौन सा घटक आवश्यक है। आर्मेचर, कम्यूटेटर, स्लिप रिंग या ब्रश। राइट आंसर बताओ कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों डीसी मोटर के लिए कम्यूटेटर आवश्यक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को क्या कहा जाता है। वी आर कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को कहा जाता है स्टैंडर्ड कंडक्टर, अर्थात मानक चालक। क्या कहा जाता है, मानक चालक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा नुकीले किनारे वाले उपकरण को रखा जाना चाहिए। उनके किनारे नीचे की ओर करके, परस्पर, लकड़ी के बॉक्स में अलग या धातु के बॉक्स में। तो नुकीले किनारे वाले उपकरण को कहाँ रखा जाना चाहिए। इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट से बताओ क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी के बॉक्स में अलग से रखना चाहिए। उनको किस में रखना चाहिए, लकड़ी के बॉक्स में अलग से रखना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है। 1 मिली एम्पियर को, 5 मिली एम्पियर को, 15 मिली एम्पियर को या 100 मिली एम्पियर को। तो बिना किसी हानि के मानव अधिकतम कितनी धारा को सहन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मिली एम्पियर को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण धारा वोल्टेज से मंद होती है। उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण धारा वोल्टेज से क्या रहती है, मंद रहती है, पीछे रहती है। ऑप्शन ए दे रखा धारिता, बी दे रखा चालकता, सी दे रखा प्रतिरोध, डी दे रखा प्रेरकता। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरकता के कारण। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा किसी एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट से जोड़ने की तकनीक को क्या कहा जाता है। बाईपासिंग, आइसोलेटिंग, कपलिंग या ज्वाइनिंग। राइट आंसर बताओ कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों किसी एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को उसके अगले स्टेज के इनपुट से जोड़ने की तकनीक को कहा जाता है कपलिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी रीजन किसे दर्शाता है, अर्थात किसे कहा जाता है। इस पी का मतलब बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है कलेक्टर, बी दे रखा है सोर्स, सी दे रखा है एमीटर, डी दे रखा है बेस। तो एन का मतलब क्या होता है, यह किसको दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेस को दर्शाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है। प्रतिरोध, ट्रांजिस्टर, कॉइल्स या डायोड। राइट आंसर बताओ कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग रोटर का भाग नहीं है। इनमें से रोटर का भाग कौन सा नहीं है, नहीं को बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है कोर, बी दे रखा है सापट, सी दे रखा है फ्रेम, डी दे रखा है स्लिप रिंग्स। तो कौन सा नहीं है इनमें से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से क्या एक इन्वर्टर है। इनमें से इन्वर्टर को बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है कॉमन बेस एम्पलीफायर, बी दे रखा है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, सी दे रखा है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इनमें से इन्वर्टर कौन सा है, फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। ये क्या है, इन्वर्टर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक सेलेनियम है। इनमें से सेलेनियम कौन सा है। इंस्ट्रीसिंक अर्धचालक है, एक्सट्रीसिंक अर्धचालक है, पी टाइप अर्धचालक है, एन टाइप अर्धचालक। राइट आंसर बताओ कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों इनमें से सेलेनियम है इंस्ट्रीसिक अर्धचालक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें कितने डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, 1 का, 2 का, 3 का या 4 का।
तो कितने डायोड का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 डायोड का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा जनरेटर कोई अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज को बढ़ा सकता है? कौन सा जनरेटर है इनमें से? सीरीज जनित्र, शंट जनित्र, कंपाउंड जनित्र या सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र? तो इनमें से कौन सा जनित्र है जो कि अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है? कौन सा जनित्र है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र होता है, जो कि उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज को बढ़ा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कम पंखे में कैपेसिटर का क्या प्रयोजन है? पंखा होता है उसमें कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है? रफ्तार को बढ़ाने के लिए, फेज शिफ्ट देने के लिए, रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए या गड़बड़ी होने पर पंखे को बचाने के लिए? तो पंखा होता है उसमें कैपेसिटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, संधारित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेज शिफ्ट करने के लिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।